जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक और क्रूशल चैप्टर खुला है इंडिया और चाइना के रिलेशंस का। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मंडे भारत पहुंच रहे हैं और 2 दिन का ये दौरा है और इन 2 दिनों में बॉर्डर टॉक्स होने वाली हैं, जो कि बहुत अहम मुद्दा है चाइना और इंडिया के बीच में। एक वही मसला है जिसको लेकर चाइना और इंडिया को सुलझाना है और उसके बाद काफी कुछ हम बदलते हुए देख सकते हैं। साथ में इस पूरी चर्चा में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी रहेंगे और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसका मकसद है जो चाइना और भारत के बीच में एलएसी का जो विवाद है 3,488 किलोमीटर पर, उस डिस्प्यूट को एड्रेस करना। सवाल सिंपल है, लेकिन ये टॉक्स जो हैं बॉर्डर टेंशन्स को कम करेंगे और क्या जो बड़ा एक नया ब्लॉक उभरने की हमें संभावनाएं नज़र आ रही हैं रशिया और अमेरिका और इंडिया, और साथ ही साथ जो रिक्स जो प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रपोज किया था, रशिया, इंडिया और चाइना, इन दोनों ही ब्लॉक्स में किस तरह से कनेक्टिंग फैक्टर भारत बनकर उभरेगा, भारत की भूमिका और इन्हीं सारी मसलों को, इन्हीं सारे सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार अंबर जी। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहले वांग यी की विजिट को किस तरह से देखा जाए? क्या सिर्फ ये डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स है या फिर एलएसी पर वाकई में हमको रियल में कुछ ग्राउंड चेंजेस लाने की कोशिश में है और वो हो पाएगा? देखिए, कल पुतिन और ट्रम्प की जो मीटिंग हुई थी, लोगों ने बहुत सोचा था कि सीजफायर निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बोला जाता है। और अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आ रहे हैं और वो मिलेंगे एनएसए के जो अजीत डोवाल जी है उससे मिलने वाले हैं। फिर वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से भी मिलने वाले हैं और इसके दौरान बहुत सारे इश्यूज पे बात किया जाएगा। एक तो जो ग्राउंड होता है, जिसमें मोदी जी अभी जाने वाले हैं 30 तारीख को एससीओ समिट के अंदर जाने वाले हैं, उसका ग्राउंड जो होता है, जो अग्रीएबल टर्म्स होता है, उसके बारे में बात की जाती है। जैसे आपको ध्यान होगा कि स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रम्प के रिप्रेजेंटेटिव है, वो मिलने गए थे सरगेई लावरोव को, मतलब ट्रम्प और पुतिन की विजिट के पहले। ये एक तरह से प्रिपरेटरी मीट है, जिसके दौरान हम देखेंगे कि 30 और 1 तारीख को जब मोदी जी चाइना में रहेंगे, उसका जो ग्राउंड वर्क है उसके लिए आ रहे हैं। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट है। इसमें बताया जाता है कि भारत और चाइना ने रिपोर्टेडली एग्री कर लिया है कि एक दूसरे के बीच में जो फ्लाइट्स है उसकी सेवाएं वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो बॉर्डर ट्रेड है, हमारे 3 जगह से चलते थे गलवान से पहले, लैंड बेस्ड बॉर्डर ट्रेड, उसको भी खोला जाएगा। फिर बताया जाता है कि चाइनीज ऐप को शायद भारत के अंदर अलाउ कर सकते हैं। इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, पर पॉसिबिलिटी हो सकता है। और भारत के भारत के ऊपर जो मैग्नेट्स जो ईवी व्हीकल्स में यूज होते हैं, उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, उसको एक तरह से खोला जा सकता है। फिर भारत के आपको ध्यान होगा कि भारत ने प्रपोज किया है कि वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत में अलाउ करेगा, बशर्त अगर वो 24% अलाउ करेगा और उसको वहां से टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी कुछ क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में, कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो भारत में बनने के लिए। तो वाइड रेंज ऑफ इश्यूज के ऊपर बात होगी, यहाँ तक भी बात होगी। मेरा ये मानना है कि एलआईसी को कैसे एक तरह से मजबूत किया जाए। रशिया ने प्रपोज कर दिया, चाइना भी प्रपोज कर रहा है, इंडिया भी चाहता है कि आरआईसी एक तरह से बने, ताकि अगर फ्यूचर में ट्रम्प का अगर दिमाग फिरे और उसने वापस अगर सैंक्शंस की बात करे, अभी तो उसने बोल दिया टेम्पररी पॉज लगा चुका हूं, मैं नहीं करूंगा, कल कोई भरोसा नहीं है। तो वो एक तरह से आरआईसी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और उसमें ब्रिक्स का जो बोलते हैं पेमेंट सिस्टम, उसको जो एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं। देखिए अब अमर जी, अब क्या है कि आप ये देख लीजिए, रशिया जो है उसके पास विश्व का सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर, वो आता है रशिया से। चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। इंडिया जो है वो सर्विस सेक्टर, नॉलेज प्रोसेस,
में एक तरह से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। जो विश्व में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होगा वो भारत के अंदर होगा। तो ये तीनों इकोनॉमी चाहती है कि आपस के अंदर हम आपस के अपने ग्लोबल यूपीआई जो है उसको हम एक्टिवेट कर सके। देखिए, भारत ने बोल दिया है कि वो डी डॉलराइजेशन नहीं चाहता। ब्रिक्स की जो कॉमन करेंसी है वो उसको परस्यू नहीं करेगा। पर जो ट्रेड है वो लोकल करेंसीज में उसने अलाउ कर दिया है। इसके लिए आरबीआई ने क्या बोला, आप स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हो। आपको हमारे इसके लिए यू डोंट नीड टू हैव आवर परमिशन। और बताया जाता है कि 150 अकाउंट खुल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म पे बात किया जाएगा कि सेटलमेंट हो सके। एक्सप्लिसिटली डी डॉलराइजेशन नहीं है, एक तरह से बोलते हैं पार्शियली, मतलब जो डी अमेरिकनाइजेशन होगा पार्शियली किया जाएगा। अब भारत का रिश्ता रशिया के साथ अच्छा है। भारत अपने रिश्ते चाइना से के साथ सुधार रहा है, वो भी रशिया के इंसिस्टेंस पे। क्योंकि जो रिक्स का जो फॉर्मूला है रशिया ने ये 2022 में प्रपोज किया था, जिसको जी। आज तीनों कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं। और इसका ये भी मतलब है, आप देखिए कि जैसे 18 तारीख को लेवरव आ रहे हैं, 21 तारीख को हमारे जो जयशंकर है, सॉरी अभी जो वांगी आ रहे हैं, 21 तारीख को आप देख रहे हैं कि जयशंकर साहब लेवरव को मिलने रशिया जा रहे हैं। और फ्यूचर में पुतिन साहब भी इंडिया आ सकते हैं। तो इसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग है उसकी भी बात किया जा रहा है। देखिए, जी। भारत और चाइना के बीच में ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है। इवन मोदी जी भी जाएंगे अभी इसको समिट में। वहां पे भी आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हमें नहीं मालूम। क्या चाइना अग्री करेगा, वी हैव टू सी दैट आल्सो। एब्सोल्युटली सेकेंड, उमेश जी, मैं जी आप पहले कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि चाइना यहाँ तक भी प्रपोज कर सकता है कि भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो हम अपने यूरोपीय और युआन में कर सकते हैं। इसका शायद प्रपोज हो सकता है, जिसके ऊपर भी बातचीत शायद हो सकती है, क्योंकि जी। डॉलर के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। हम्म। अब सवाल ये है कि जो चाइना की सॉफ्ट अप्रोच अभी फिलहाल नजर आ रही है, क्या ये नेगोशिएशन टैक्टिक है या फिर कोई एक्चुअल विलिंगनेस नजर आ रही है टू रिजॉल्व द इशू? और देखिए, भारत जहाँ पे भी रहेगा वो एक तरह से किंग मेकर होता है। अगर वो कोई भी ब्लॉक में रहता है तो उसका एक तरह से भारत इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, 6.7 to 7% अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हम अपनी हम्म। जीडीपी में आप समझ लीजिए हर साल $300 बिलियन का आउटपुट बढ़ा रहे हैं। उस हम्म। $300 का आउटपुट बढ़ाना ये किसी के बस की बात नहीं है। चाइना का जो हम्म। ग्रोथ है 4 to 4.5% बताया जा रहा है। उनकी इकोनॉमी समझ लीजिए 18 ट्रिलियन की है। तो वो भी $720 बिलियन से ग्रो करेंगे, पर उनकी ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है। चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ वो इम्प्रूव करे और उसकी जो ग्रोथ रेट जो गिर रही है उसको वो एक तरह से उसको बढ़ा सके। तो दिस इज द रीजन चाइना अब भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। भारत की पॉपुलेशन देखिए, कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है, और एक तरह से चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आता है तो इसका फायदा चाइना को भी मिलेगा। तो इसके लिए चाइना चाह रहा है कि भारत के साथ उसके अच्छे रिश्ते हों और उसकी इकोनॉमी को संभाल लिया जाए। अब मैं यहाँ आता हूँ कि भारत के जो विदेश मंत्री है वो सरगेई लावरोव से मिल रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले तो डिफेंस देख लीजिए। भारत को ऑफर किया है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, प्रोमीथियस ऑफर किया है। ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये सैटेलाइट्स को भी उड़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में बोला है कि वो देश के अंदर सुदर्शन चक्र जैसा एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी विदेशी मिसाइल आके भारत को कहीं भी टारगेट न कर सके। सेकेंड, सुखोई 57E जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके भारत के अंदर वो बनाएंगे। और टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, आईपी राइट्स, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स वो होने वाला है। फिर सुखोई 30 को सुपर सुखोई 30 बनाने का अपग्रेडेशन की बात चल रहा है। उसमें भी जो रशिया का इंजन है 177S, जो वो इंजन को भी भारत के अंदर बनाने का बातचीत हो रहा है। फिर एक और एक चीज है अनमैन्ड कॉम्बैट एरिया व्हीकल जो रशिया का है S-70, उसकी भी बातचीत चल रही है और भारत उसको भी शायद लेने की बात कर रहा है। रशिया अपना जो टैंक जो है
जो हरमेट टैंक है उसको भी देने को तैयार है। RB-77 मिसाइल्स है वो भी वो देने को तैयार है, जिसका रेंज अराउंड 350 to 400 है। और एक और एक चीज है, ब्रह्मोस 2 के ऊपर भी एक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई जाएगी और इसमें भी रशिया रशिया भारत को सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ डिफेंस की बात है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, रशिया भारत को इन्वॉल्व करना चाहता है आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक के डेवलपमेंट में वो भारत के रिसोर्सेस को यूज करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने 10 लाख भारतीय के ब्लू वर्कर्स को बुलाया भी है। और चेन्नई व्लादिवोस्टोक स्टॉक जो रूट है, सी रूट है, उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक चीज है कि हम मैरीटाइम लॉजिस्टिक डेवलपमेंट उसकी भी बात कर रहे हैं। थर्ड, हमने जो रशिया से हम प्रतिदिन 16 लाख बैरल पर डे हमने जो तेल लेते थे, अभी हमने उसको बढ़ा दिया है। हम हर दिन अभी 20 लाख बैरल पर डे, 2 मिलियन बैरल पर डे हम तेल लेते जा रहे हैं। रशिया से अभी हमने बढ़ाया। तो कहीं भी हमने सैंक्शन से, हमने रशिया से कोई भी तेल का जो हमारा जो उसका कमिटमेंट है वो कम नहीं किया, ऊपर से हमने बढ़ाया भी। फिर रशिया भारत के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाना चाहता है, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। और एक और एक चीज है, रशिया भारत के साथ रेलवे सेक्टर, उसके बाद रशिया के बाद जो उसके पास रुपीज है, वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है। इंडिया के RBI ने अलाउ कर दिया है कि रशिया चाहे कि उनके पास जो रुपी है, जो उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा है, वो भारत के स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं, भारत के बॉन्ड्स में भी लगा सकते हैं, और एक तरह से वो वहां से इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक फिनेंशियल इंटीग्रेशन की भी बात चल रही है कि भारत का जो UPI है वो मीर के साथ कर सकते। ये बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हम बातचीत करेंगे। अब इसमें अमेरिका का भी एक तरह से, जैसे भारत RIC को बढ़ा रहा है, वैसे ही भारत अमेरिका के साथ भी रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट कर रहा है। आपने देखा है कि हमने अभी उनके साथ GEF-404 इंजन का एक तरह से करार भी कर लिया है। और उसके ऊपर जब इतना टैरिफ लग रहा है, उस बीच हम देख रहे हैं अमेरिकन कंपनीज भारत के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा रही है। जितने भी सेमीकंडक्टर्स प्लांट है, उसमें बताया जा रहा है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर दिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी मालूम है कि भारत का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप ये देखिए कि ट्रम्प का एक ही चीज था कि उसको सीज फायर चाहिए था। ठीक है, सीज फायर हुआ नहीं हुआ, पर कुछ पॉजिटिव बातें आएगी, जैसे पुतिन और ट्रम्प के कारण। उसमें भी बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन को समझाया था, पुतिन मिलने गए थे, और ट्रम्प ने भी एक गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत किया। तो यहाँ पे भारत चाहता है कि रशिया, इंडिया और अमेरिका का अलायंस बन जाए, ताकि हम जो आर्टिक में हम जो खनिज है रशिया के खनिज, उसके अंदर भी हम डेवलपमेंट कर सके। अगर ये हो जाता है, RIA, रशिया, इंडिया, अमेरिका और RIC हो जाता है, तो भारत दोनों जगह रहेगा। वो दोनों महाशक्तियों को, दोनों जो कॉम्पिटिटर है, रशिया जो कॉम्पिटिटर है, अमेरिका और चाइना, दोनों के साथ रहेगा, दोनों के साथ कार्य भी करेगा, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों के साथ ट्रांजैक्शन भी करेगा। दिस इज द रियल गेम ऑफ मोदी जी। अब मोदी जी, अब मैं जानता हूं आप पूछेंगे कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएं। सैंक्शन जरूर लगाएं, पर इन्होंने लगाए किसके ऊपर है? उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर लगाए नहीं है, उन्होंने उसके ऊपर लगाया नहीं है जो हमारे एप्पल के प्रोडक्ट्स जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने कुछ सेक्टर्स पे लगाए जो $30 बिलियन का वो बताया जाता है। अगर अगर आप इसको देखे जाए, भारत की इकोनॉमी जो है 4.2 ट्रिलियन की है, उसमें अगर 30 बिलियन कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है। मानता हूँ कुछ सेक्टर्स में प्रॉब्लम आएंगे, जैसे हमारे टेक्सटाइल्स में आने का है, जेम्स एंड ज्वेलरीज में आने का है, दूसरे छोटे मोटे सेक्टर्स में आने है। उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, दूसरे देशों के साथ हम अपना 50 नए देशों के साथ हम अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं। हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। हमने अभी ओमान के साथ किया है, EU के साथ हमने ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया है 4 कंट्रीज का, जो अक्टूबर 1 से चालू हो जाएगा। उससे भारत के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा। UK के साथ हमने साइन किया है। तो कहीं ना कहीं मैं बता देता हूँ अंबर जी, भारत सरकार को ये सब चीजों के बारे में मालूम है, और ये उसको शॉक को ऑब्जॉर्व भी करने की बात होती है। जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है, सब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कुछ होता है ग्रे शेड्स भी होता है। तो ये मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ जो सैंक्शंस हैं, ये दिखाने के लिए लगाए गए हैं, ताकि एक तरह से
जो यूक्रेन युद्ध से बढ़कर भी बातचीत हो सके रशिया और अमेरिका के बीच में। और जो कल जी हमने देखा, जो पुतिन और ट्रम्प के बीच में हमने जो देखा है, उससे आप समझ जाइए, जैसे ट्रम्प ने संबोधित किया कि माय डियर फ्रेंड व्लादिमीर, और पुतिन ने भी बोला है कि हम दोनों के पास एक शेयर्ड हिस्ट्री है, ये अलास्का में मीटिंग है, क्योंकि अलास्का पहले रशिया का भाग था। तो एब्सोल्युटली। कहीं न कहीं जो रिश्तों के अंदर गर्माहट थी ना, वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब जी इस मीटिंग के अंदर भी मोदी जी के कारण हुई है। जी, जी, पूछिए। जी लेकिन अब उमेश जी, मैं थोड़ा-सा चाइना की तरफ वापस आना चाहूँगी कि हम अगर चाइना की बात करती हैं, तो हमारा हमारा जो एलएसी डिस्प्यूट है, उसके साथ इन इकोनॉमिक टाइज़ और ट्रेड को बैलेंस करना कितना फ़ीज़िबल है? या फिर हम ये कहें कि सिक्योरिटी पहले, फिर ट्रेड हमें फ़ॉलो करना है? क्या ये मंत्रा फ़ॉलो करने की ज़रूरत है? 6 6 साल से तो हम अपना सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं ना। इतने सारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इतने सारे टनल्स बनाए हैं, इतने सारे ब्रिजेस बनाए, ऑल वेदर रोड्स बनाए। ये बनाए किसके लिए? कि अगर कल चाइना डिप्लॉयमेंट करता है, हम हमारी फोर्सेस को पहले जो 48 घंटे लगते थे, हम 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। हमारे टैंक्स पहुंच सकते हैं, हमारे हेवी हुँ, वेपनरी पहुंच सकते हैं। ऑल वेदर रूट्स बनाए हैं इसके लिए। अब चाइना को भी मालूम पड़ गया कि इंडिया अपनी पोजीशन डिप्लॉयमेंट हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ऊपर से हमने नॉर्थ ईस्ट में भी हमने वहां पे भी रफाल्स रख लिया है। वहां पे हम बॉर्डर विलेजेस बना रहे हैं। हम चाइना को मैचिंग टू मैचिंग उसको कॉम्बैट करते हैं। तो वहां पे सबको समझ में आ गया कि ये एक तरह से स्टेलमेट बोलते हैं चेस के अंदर, कि कुछ कर नहीं सकते। अब क्या है, आपको प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना पड़ेगा। आपको एक तरह से सोचना पड़ेगा कि आप कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं। चाइना को भी समझ में आ गया कि मोदी जी जब तक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए अभी ट्रेड की बात चालू करनी। तो कहीं ना कहीं चाइना एक रियलाइजेशन चाइना के अंदर भी आ गया। इसलिए आप ये देखिए, उन्होंने भी अपनी पोजीशन चेंज की है। और उधर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी एक तरह से भारत को सपोर्ट किया जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया। अब देखिए, भारत आरआईसी में भी काम कर रहा है। आरआईए के लिए भी वो एक तरह से वो समझौता बनाएगा। फ्यूचर में कभी भी अगर रशिया और अमेरिका की मीटिंग होती है, तो वहां पे मोदी जी का सीक्रेट रोल होने वाला है। और आप ये देखेंगे कि आर्टिक सबसे बड़ा गेम है। आर्टिक यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन में जो रशिया को चाहिए था, उसने ईस्टर्न भाग ले लिया। ठीक है, उसको वो अभी वो वॉर चले नहीं चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका को जो चाहिए था, उसने यूक्रेन के साथ अपना करार कर दिया। अमेरिका ने बोल दिया, आपको आपके 50% ऑफ द रिसोर्सेज मुझे देना है। वो मिल चुका है। अब नई बात आ रही है कि उनको चाहिए कोऑपरेशन, चाहिए इन द आर्टिक। आर्टिक के अंदर कल आप देखिए, जिस गर्मजोशी से उन्होंने बात की कि मॉस्को आ जाइए और बात कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि रशिया और अमेरिका के बीच में आर्टिक के ऊपर समझौता होगा। और वहां पे भारत के वर्कफोर्स जो है वो रशिया में काम करने जाएंगे, और इसका बेनिफिट भारत को भी मिलेगा। और भारत को रशिया ने इनवाइट किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिक, टू टेक आउट द रिसोर्सेज। तो एक तरह से आरआईसी के साथ साथ आरआईए, रशिया इंडिया अमेरिका भी का भी एक अलायंस बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इंडिया किससे ज्यादा बेनिफिट ले सकता है। दोनों में इसी के साथ हम किससे ज्यादा हम अपने हिसाब से बेनिफिट तो है बेनिफिट ले। ही, लेकिन बैलेंस आउट कैसे करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बैलेंस बैलेंस तो हो ही गया ना। देखिए, किया है, सैंक्शंस भी तो लगाया, इसके लिए तो बैलेंस किया है। सैंक्शंस पुतिन ने लगाया, चाइना साथ में आ गया, और रशिया को रह के हम वापस अमेरिका को हम अपने हाथ में ले रहे हैं। ठीक है, तो यही तो बैलेंस है कि आप समरसॉल्ट मारा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ गए क्या बात को? सैंक्शंस जी लगाया, जी समझ। चाइना हमारे साथ आया, फिर हम रशिया के साथ यूज करके रशिया रशिया और अमेरिका के जो डिस्प्यूट है उसको भी डिसॉल्व करवा रहे हैं, और उधर भी अलायंस बना रहे हैं, और अपनी भी पोजीशन उधर स्ट्रांग कर रहे हैं। तो एक तरह से मल्टी पार्टी हम एक तरह से इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये ये जो एरिया है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्यों हो रहा है। ये बिहाइंड द सीन है। क्योंकि कल जो डेलीगेशन गया था ना, 10 लोगों का डेलीगेशन गया था दोनों के बीच में। हमने 3+3 की बात सुनी, बाकी 7+7 क्या कर रहे थे? उन्होंने भी तो बातें की होगी ना, कम से कम 4-5 घंटे। जी तब वो रशिया के फिनांस मिनिस्टर ने क्या बात की अमेरिका के काउंटर पार्ट से? किस कुछ न्यूज आया क्या?
ये सब न्यूज़ नहीं आ रही है, ये सब न्यूज़ आपको समझनी पड़ेगी, सीधी बात है। बिल्कुल समझने के लिए तो बहुत कुछ है और समझ में भी बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सारे सवाल हैं और ये जो विज़िट है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का, ये सिर्फ़ इतना तो समझ में आता है कि रूटीन मीटिंग नहीं बल्कि इसको एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस के तौर पे भारत के टेस्ट के लिए है और दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी भारत के लिए है और एक तरफ चाइना के अनप्रेडिक्टेबल मूव्स और बीच में इंडिया का अपना पोजीशन मेंटेन करना और साथ ही ये भी है कि आगे चैलेंज के ये जो रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग्स है, ये जो इंडिया की एक पोजीशन है उसको सिक्योर करने में कितना लेवरेज दिला पाएगा और कैसे हम आगे जो बॉर्डर टेंशन्स है उनको कम होते हुए देखेंगे और सॉवरेनिटी मेंटेन करनी है भारत को, उसके साथ-साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ भारत नहीं करना चाहता है, तो बड़े सारे सवाल हैं कि इन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करना, कैसे भारत इस पूरे बदलते हुए दौर में, इक्वेशंस में कैसे अपनी जगह को मज़बूत कर रहा है। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।